Good morning, everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 4th of March 2021. अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। बेसिकली इस वीडियो का नाम हम लोगों ने द हिंदू एनालिसिस रख रखा है, बट इसको आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो रॉबर्ट डिनीरो का यहाँ पे कहना है, वो क्या बोलते हैं, टाइम गोज ऑन, सो वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इट नाउ, डोंट वेट। टाइम ना किसी के लिए रुका है कभी और ना कभी रुकेगा। तो अगर आप लोगों ने कुछ भी डिसाइड करा है, कुछ तय किया है कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे ये पेपर निकालना है, आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, तो उसको खत्म करे बिना बिल्कुल मत सोना, सच्ची बता रहे हैं। तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया बहुत ही बढ़िया चीज लगी है मुझे भी। क्यों? क्योंकि सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीजों को टालना। हम लोग क्या करते हैं, चीजों को टालते रहते हैं और फिर वो चीज कभी हो ही नहीं पाती है। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो भी डिसाइड किया है, जो भी अपना ड्रीम सोचा है, उसके ऊपर काम करो और मेहनत करो उसके ऊपर, क्योंकि सिर्फ ड्रीम सोचने से, सपना देखने से काम नहीं होगा, उसके ऊपर काम करने से ही काम होगा। ओके। और दूसरी चीज यहां पे ये याद रखना, यार अभी जिस एज में हो तभी आप लोग स्ट्रगल कर सकते हो। अगर आज स्ट्रगल कर लोगे तो कल आपका जो फ्यूचर है वो बिना स्ट्रगल वाला होने वाला है, आप आराम से अपना फ्यूचर निकाल पाओगे। लेकिन आज अगर एंजॉय करोगे तो आने वाले टाइम पर स्ट्रगल करोगे, ये बात जरूर ध्यान रखना। ओके, आई होप आप लोग कुछ नया सीखे होंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बट यहां पर हम लोग देखेंगे कुछ आर्टिकल कुछ डिटेल्स में देखेंगे और कुछ शॉर्ट आर्टिकल्स देखेंगे। जो डिटेल वाले आर्टिकल हैं, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं समिट, मैरीटाइम समिट 2021 की ये ऑर्गेनाइज करी गई है। तो यहां पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं क्या है ये। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में। तो एक एक चीज मैं बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि ये आर्टिकल सभी न्यूज़पेपर में कवर करा गया है। उसके बाद एक आर्टिकल ये है जिसमें मैं आपको बताऊंगा वेस्ट टू वेल्थ मिशन क्या है, कैसे हम लोग वेस्ट से पैसा जनरेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाले हैं तीनों के तीनों। और कुछ शॉर्ट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे, जो कि हम लोग सबसे पहले ये आर्टिकल्स को देखने वाले हैं। सो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका उत्तर सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बात करी गई है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया है किसमें? तो इन दोनों को मिला दिया गया है, मिलाकर एक नया टीवी बना दिया गया है। यह आप लोगों को सही उत्तर बताना है। संविधान टीवी, दूरदर्शन टीवी, सांसद टीवी या फिर सौभाग्य टीवी? इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया था। करेक्ट आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। सभी लोग ट्राई करेंगे आंसर देने का, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को आप लोगों को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल, और बात करी गई है एक चर्च के बारे में, जो 100 साल पुराना चर्च है, जिसका नाम है सेंट जॉर्जेस ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, हम लोग आगे बात करने वाले हैं। पहले तो बात करते हैं, ये जो 100 साल पुराना चर्च है ये कहाँ पर है? केरला के अंदर एक जगह है चेपड़, वहाँ पर आप लोगों को ये चर्च देखने को मिलेगा। ये न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि यहाँ को इस चर्च को तोड़ने फोड़ने की बात करी गई थी। क्यों? इसके पीछे का रीजन यह है कि वहां पर एक नेशनल हाईवे, एक रोड है, जिसको चौड़ा करने की बात करी जा रही थी। तो यहां पे बीच में चर्च होगा, चौड़ा करेंगे तो इस चर्च को तोड़ना पड़ेगा। तो इस रोड को चौड़ा करने के लिए, नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए इस चर्च को तोड़ रहे थे। इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर था। लेकिन क्या तोड़ा गया? ऐसा नहीं है, नहीं तोड़ा गया। बीच में आ गया ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या बोल दिया कि जो ये चर्च है, इसको हम लोग पूरे कंट्री के अंदर एक अच्छी पहचान से जानेंगे। इसको एक नेशनल इंपॉर्टेंस दे दिया गया है, एक बहुत ही ज़्यादा उच्च दर्जा दे दिया गया है कि सभी लोग अब पहचानेंगे, ठीक है, इस चर्च को। तो उस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले यार यहाँ पे ये देखो, जो ये चर्च है ये वन ऑफ द रेयरेस्ट है केरला के अंदर। तो रेयरेस्ट का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ें नायाब हो, बहुत कमी से देखने को मिले। तो केरला के अंदर ये एक ऐसा चर्च है जो कि बहुत, आप कह सकते हो, बहुत कमी से चीज़ें देखने को मिलती है। और उसके बाद इस चर्च के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर म्यूरल पेंटिंग देखने को मिलेंगी आपको। म्यूरल पेंटिंग के बारे में आप पढ़ोगे आपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, तो उसके बारे में वहाँ पर एक चैप्टर है पेंटिंग्स का, वहाँ पे आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। तो म्यूरल पेंटिंग काफ़ी सुंदर सुंदर वहाँ पे पाई जाती हैं, इस चर्च के अंदर देखने को मिली है।
ये चर्च लगभग 1000 साल पुराना है, ठीक है, ये यहाँ पर बेसिकली आइडिया बताया गया है। उसके बाद जो म्यूरल पेंटिंग है यहाँ पे 47 म्यूरल पेंटिंग है, और किस किस की म्यूरल पेंटिंग है उनके नाम बताए गए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं कौन कौन है, ठीक है। उसके बाद जो ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग का मिक्सचर यानी पेंटिंग बनाई किसके द्वारा है, पर्शियन के साथ साथ केरला के जो म्यूरल स्टाइल्स थे उनके द्वारा, यानी कि पर्शियन स्टाइल था इसके अंदर, पर्शियन स्टाइल के साथ साथ कैरेलियन स्टाइल भी था, तो दोनों स्टाइल को आप कह सकते हो मिक्स करके इन पेंटिंग्स को बनाया गया है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा ये वाला, आई होप आप लोगों को सेंट जॉर्ज चर्च वाला क्लियर हो गया होगा, नाम याद रखना, उस चर्च का न्यूज़ के अंदर है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है पॉम्पे के नाम से। अब ये पॉम्पे इटली में एक टाउन है छोटा सा, यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं भी आपको मैप में क्लियर दिखाऊंगा कहाँ पर है। तो ये पॉम्पे एक छोटा सा टाउन है, ये न्यूज़ के अंदर है पिछले काफ़ी टाइम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नई नई चीज़ें मिल रही हैं, खोज करी जा रही है, नई नई चीज़ें मिल रही हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने नई चीज़ यहाँ पर ढूंढ ली है। क्या डिस्कवर करा है? सेरेमोनियल चैरियट। चैरियट जिसे बोलते हैं, शैरियट भी बोलेंगे लोग, चैरियट भी बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रथ, जिसे रथ कहते हैं ना, वो होता है शैरियट। तो ये शैरियट हम लोगों को देखने को मिला है इस पर्टिकुलर जगह पर, और इस शैरियट के साथ 4 पहिए हैं वहाँ पर, और कह सकते हो आप आयरन के कंपोनेंट्स है, लोहे का कुछ सामान मिला है, ब्रॉन्ज टीन की डेकोरेशन देखने को मिली है, कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, और उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल्स कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। ओके, नाउ अब आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वर्ल्ड मैप पे ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से आप लोग इसके कंपैरिजन में देखोगे तो इटली यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो इटली है यहीं पर ये पॉम्पे नाम की जगह है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल वाला मैप देखेंगे तो इटली का ये आप लोगों को मैप देखने को मिल जाएगा। ये है पॉम्पे, और पॉम्पे के पास ये जो माउंट वेसुवियस है, इसको भी एक बार लोकेशन इसकी देख लेना, यहीं पास में ही है, इसके पॉम्पे में ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी भी चर्चा हुई है आगे आर्टिकल में, तो हम आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो सेरेमोनियल शैरियट देखने को मिला है, ये रथ है एक, बेसिकली ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता होगा? व्हीकल को आप कह सकते हो ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा, जो भी वहाँ के रिचर सेक्शन वाले पीपल हुआ करते होंगे, ठीक है, जो भी अमीर आदमी हुआ करते होंगे वो इस रथ का इस्तेमाल करते होंगे। ये एक एक्सेप्शनल डिस्कवरी है, इस तरीके की खोज पहले नहीं करी गई है इस एरिया से। जो पॉम्पे है ये एक रोमन टाउन है, कहाँ पर? सदर्न इटली में, सदर्न इटली के कैंपेनिया वाले रीजन में एक पॉम्पे, ये क्या है? टाउन है, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था। अब इसकी कहानी सुनो, इसमें यहाँ पे हुआ क्या था। ये जो टाउन है ना, ये पूरी तरह से दफन हो गया था। वहाँ पे एक माउंट वेसिवियस, जो कि मैंने अभी आपको लोकेशन दिखाया है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे माउंट वेसिवियस ये है, ये एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फट गया था और फिर ये जो राख निकली थी वहाँ से, ये पूरी राख से जो पॉम्पे ये टाउन है ये पूरा का पूरा दब गया था अंदर। ये पूरा का पूरा ये पॉम्पे टाउन दफन हो गया था इस ज्वालामुखी के राख से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात रखना, ये बात याद रखना, 2000 साल पहले की बात है ये। ओके, चलो यहाँ पे देखो, जो मैंने भी आपको बताया रथ मिला है, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिली है। ये गूगल पे पिक्चर आई भी है तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। तो रथ के साथ जो सेरेमोनियल शैरियट है उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिली हैं। ओके, नाउ अब आते हैं, देखो पॉम्पे में और भी पहले भी कुछ डिस्कवरीज हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पॉम्पे में पहली बार कुछ नया मिला है। अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले भी कुछ नई चीज़ें मिली थी, जैसे कि हॉट ड्रिंक के काउंटर मिला था। काउंटर जिसे हम लोग बोलते हैं ना, ये आप इस तरीके से देख पाओगे, फूड काउंटर मिला था, फूड काउंटर मिला था, ये काउंटर है, इस तरीके की यही चीज़ें मिली थी यहाँ पर। ये जो पिक्चर है गूगल से लिया गया है, और आप देख पाओगे इस काउंटर के अंदर काफ़ी बेहतरीन पेंटिंग भी हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इतने साल पहले भी यहाँ पर ये सारे काम हुआ करता था, लोगों को पेंटिंग वगैरह की भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं पॉम्पे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, तो इसके बारे में याद रखना। नाउ अब आते हैं क्विक एनालिसिस की तरफ। तो यार यहाँ पे थोड़ा सा कोरोना वायरस का अपडेट है, क्या हो रहा है आजकल हमारे कंट्री के अंदर, उसके बारे में जानेंगे। तो जो कोवैक्सीन एक वैक्सीन है जो कि कोरोना के लिए लगाई जा रही है, आप लोगों को मालूम होगा ये काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, 81% तक ये एफिशिएंटली वर्क कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात रखी गई। दूसरी याद रखना है, कोवैक्सीन को किसने बनाया है? वो बनाया भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी ने, और
ये वैक्सीन काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और हम लोग अभी, आप लोगों को मालूम है, 16 जनवरी से हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया था। पहले हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स को हमने वैक्सीनेशन दिया, उसके बाद जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर नर्स हो गए, उन लोगों को वैक्सीनेशन पहुंचाया। उसके बाद हम लोग अब जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको, उनके लिए वैक्सीनेशन दे रहे हैं, जैसे कि जिनकी उम्र 60 साल है या फिर 45 प्लस है, ठीक है, तो इन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो बेसिकली उसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में है। नाउ आगे आते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे एक और बात करी गई है, कोविड का एक और अपडेट है। क्या है? 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? 6 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करें, महाराष्ट्र हो गया, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, तो यहाँ सब में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप लोग देख पाओगे नए केसेस कितने रजिस्टर्ड हुए हैं हाल ही में, 14,989, 14,989 केसेस रजिस्टर्ड करे गए हैं। महाराष्ट्र जिसमें से टॉप पर चल रहा है 7,863 केसेस के साथ, ठीक है। ये था कोविड का थोड़ा सा अपडेट। नाउ अब आते हैं हम लोग थोड़ा से अपने आर्टिकल इन डिटेल की तरफ। तो सबसे पहला आर्टिकल आता है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो यहाँ पर अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ पूरा का पूरा जो ये वीडियो है आपका यूपीएससी एग्जाम को भी हिट करे, प्लस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हिट करे। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले इस समिट की। तो ये समिट, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग चलो आगे बात करने वाले हैं ये न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो न्यूज़ के अंदर ये जो समिट 2021 है, इसको ऑर्गेनाइज करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। तो 2 मार्च को इसको ऑर्गेनाइज करा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली ये जो स्कीम है, ये जो इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ये हुआ है पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए। अब यार सोचोगे पोर्ट क्या होता है? पोर्ट जिसको हम लोग बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। अब ये बंदरगाह क्या होता है, हमें दोनों का मतलब नहीं समझ में आया, तो मैं अभी आपको ईजी शब्द में समझाता हूँ कि ये जो सम्मेलन हुआ है ये किस लिए हुआ है कि जो हम बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकें। पोर्ट्स क्या होते हैं? आप लोग देख पाओगे जो भी हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर आप समुद्र के किनारे वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर शिप के लिए ऐसे पोर्ट बना दिए जाते हैं जहाँ पर सामान ला दिया जाता है शिप के अंदर और वहाँ से विदेशों में भेजा जाता है। ऑब्वियस ही बात है, सामान हम लोग विदेशों में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? शिप के थ्रू ही करते हैं, है ना। तो वो जो शिप्स वगैरह है वो सब पोर्ट पर आते हैं और पोर्ट पर ये सारा सामान पहुंचाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, और फिर ये सारा जहाज़ों पे लादा जाता है सामान, और फिर यहाँ से जहाज़ रवाना हो जाते हैं जहाँ पर ये सामान पहुंचाना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पोर्ट्स हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए सम्मेलन हुआ है कि इनके ऊपर काम करा जाएगा, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप देख पाओगे इसकी डेवलपमेंट के लिए ये कितना एरिया है, 7,516 किलोमीटर का हम लोग जो है कोस्टल लाइन को डेवलप करने वाले हैं। ये कौन सा कोस्टल लाइन है मैं भी आपको आगे भी बताऊंगा। तो इंडिया जो है इसमें इन्वेस्ट करने वाला है लगभग 82 बिलियन यूएस डॉलर्स का, आप कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट करेगा। और इन जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, इनका डेवलपमेंट करा जाएगा। 2035 तक हम ये सारा काम करने वाले हैं। और ये सब काम करने वाले हम लोग एक सागरमाला प्रोग्राम है उसके अंडर में। ये सागरमाला प्रोग्राम क्या है मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पे आप देखें तो ये जो हमारा डेवलपमेंट होगा इसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि आप कह सकते हो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इनका इस्तेमाल करेंगे, इनसे हम लोग पावर जनरेट करेंगे। साथ ही साथ जो वाटरवेज हैं, यानी जिनको हम लोग बोलते हैं जल मार्ग बनाए जाएंगे नए नए, ठीक है। तो उसके बाद जो टूरिज़्म है वहाँ पर वो बूस्टअप होगा। ऑब्वियस ही बात है, जब वहाँ के डेवलपमेंट होगा यानी कि जो पोर्ट हैं वो अच्छे होने लगेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, टूरिज़्म भी बूस्ट होगा, लोग घूमने आएंगे, क्योंकि वहाँ पे लाइट हाउसेस भी देखने को मिलेगा। तो लोग घूमने आएंगे, और घूमने आएंगे तो वहाँ पर भी इकोनॉमी, थोड़ी सी जो अर्थव्यवस्था है वहाँ की थोड़ी संभलेगी और ग्रो होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा, आप कह सकते हो, इस सम्मेलन का मेन मकसद है। तो इंडिया जो मेनली एम कर रहा है कि 2030 तक हम लोग 23 जल मार्ग बना देंगे, वाटरवेज बनाएंगे, ठीक है, रास्ते बनाएंगे हम लोग। तो उसके बाद साथ ही साथ हमारा ये भी फोकस है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफ़ी अच्छे से अपग्रेड करा जाए। और ये सब चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं, ताकि हम लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें सारी चीज़ों को लेकर। ओके, ना उसके बाद आगे देखेंगे सागरमाला प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सागरमाला प्रोग्राम को अप्रूव करा गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा साल 2015 में। ओके,
उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिसाइड किया था कि हम लोगों ने 7,516 किलोमीटर का डेवलपमेंट करेंगे इस कोस्टल एरिया में। तो बेसिकली ये कौन सा एरिया है मैं भी आपको बताता हूँ, ये वाला एरिया है, ठीक है। तो कोस्टल एरिया बेसिकली आप देख पाओगे जो भारत का ये जो निचला वाला हिस्सा है यही ज़्यादातर समुद्र पर है, ठीक है, समुद्र की साइड पर है। तो यही वाले एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट करा जाएगा। यहाँ पर पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कंट्री के अंदर सामान बनता है, यहाँ तक पहुँचाया जाता है और फिर यहाँ से जो जहाज़ है उनमें लादा जाता है और फिर जहाज़ यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, विदेशों में पहुँचाते हैं सामान। तो इनका डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़िया होगा, क्योंकि चाइना से सीख सकते हैं हम ये बात। चाइना ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से अपने पोर्ट का डेवलपमेंट कर रखा है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे पोर्ट क्या है और कहाँ पर इसका डेवलपमेंट करने की बात करी जा रही है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग रेल और रोड का लिंकेज भी काफ़ी बढ़िया बनाएंगे। यानी कि क्या होगा, अभी एक और मैप देखो यहाँ पर, इससे क्लियर होगा। हम लोग क्या करते हैं कंट्री के अंदर, यहाँ पे दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है। अब वो प्रोडक्शन होने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है, चीज़ों को बना लिया हमने, अब उसे हमें बाहर विदेश में भेजना है, तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे पोर्ट्स पर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए नई नई रेलवे लाइन बनाई है, रोड्स बनाए हैं, लिंक बनाए कि सामान जो है ईजिली बहुत ही आराम तरीके से हम लोग यहाँ तक ले आएँ और फिर यहाँ से सामान पहुँचा दिया जाए अपने बाहर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है पोर्ट्स के साथ साथ इन लिंकेजेस का भी। ओके, नाउ अब हम लोग आगे देखें आज के टाइम पर कितने पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया पे 12 जो है मेजर पोर्ट्स हैं आज के टाइम पे। अगर हम देखें तो बड़े बड़े 12 मेजर बंदरगाहें और बहुत सारे छोटे छोटे पोर्ट्स भी हैं। वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड पर ही हैं, यानी कि वेस्ट और ईस्ट कौन सा, ये वाला वेस्ट वाला साइड हो गया, वाला ईस्ट वाला साइड हो गया। तो दोनों ही साइड पर हम लोगों के पास पोर्ट्स हैं, छोटे बड़े दोनों। उसके बाद यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करी गई है। 870 मिलियन की कैपेसिटी थी, 870 मिलियन टन तक हम लोग वो एक पोर्ट है वो ट्रीट कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर ये पोर्ट है, इनकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, 1550 मिलियन टन तक ये ट्रीट कर सकते हैं। इतना कार्गो हम लोग वहाँ पर लोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मेन मकसद क्या होगा, जो ब्लू इकॉनमी है वो ग्रो होती हुई हमारी नज़र आएगी। अब यार कहोगे ये ब्लू इकोनॉमी क्या है। ब्लू इकोनॉमी क्या है, देखो ब्लू इकोनॉमी एक सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशियन रिसोर्सेज है। जो भी समुद्री एरिया है वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं। क्यों, जॉब्स वहाँ पे जनरेट करके, वहाँ के लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाकर। वो कैसे होगा, वहाँ पे अगर ग्रोथ होगी, जो समुद्री के किनारे वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर हम ग्रोथ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की ब्लू इकोनॉमी, उसे इसलिए बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी क्योंकि पानी का कलर कैसा होता है, नीला होता है। तो फिर यहाँ पर बात करी जा रही है ब्लू इकोनॉमी की, ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आप समझ पाओगे। पहले तो क्या करना है हम लोगों को, जो भी समुद्र वाले एरियाज हैं वहाँ पर हम लोग को जो वहाँ का पर्यावरण है वो अच्छा रखना है, ठीक है। दूसरी बात, जॉब्स वगैरह जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करना है, लोगों को नौकरियाँ देनी है और वहाँ की गरीबी मिटानी है, लोगों को क्या करना है, हम लोगों को भूख मिटानी है लोगों की। तो इस तरीके से हम लोग ब्लू इकॉनमी में ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं और हम लोग विंड एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लगा सकते हैं जिससे कि पावर जनरेशन होगा वहाँ पर। उसके बाद जो भी पॉल्यूशन है उसको निपटा सकते हैं, पॉल्यूशन को ख़त्म करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, वहाँ की जो इकॉनमी है वो थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी। ओके, चलो आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस तरीके के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे पास और भी पहले से भी हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि सागर मंथन है। सागर मंथन का मेन मकसद यही है कि वो क्या करे, जो मैरीटाइम है, जो भी यहाँ पर समुद्र वाले एरिया हैं उसकी सेफ्टी के ऊपर काम करे, उनके ऊपर रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़ हों, उनको सिक्योर करा जाए, उसका जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करा जाए, ठीक है। उसी तरीके से जो शिप रिपेयर क्लस्टर है वो भी हम लोग डेवलप करने वाले हैं साल 2022 तक। तो ये क्या होता है क्लस्टर, बेसिकली अगर कोई शिप खराब हो गया है तो यहाँ पर जाके उसको रिपेयर करवाया जा सकता है। ओके, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात करी गई है व्हाट आर स्पेक्ट्रम ऑक्शंस। तो ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से आप लोग इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल में। उससे पहले देख लेते हैं ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है एक्सप्लेन पेज पर कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार कवर करा गया है तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे क्या है बेसिकली। तो जो सरकार है, सरकार ने लगभग कितने रुपए रिसीव कर लिए हैं, 77,146 करोड़ रुपए रिसीव कर रहे हैं। किससे, इस ऑक्शन से। ऑक्शन क्या होती है बेसिकली, जहां पर नीलामी होती है, बोली लगाई जाती है। तो टेलीकॉम एयरवेज की बोली लगाई गई है इस ऑक्शन में और सरकार के पास इतना पैसा आ चुका है। और इसके अंदर टॉप की जो बोली लगाने वाला है वो है जियो, ठीक है।
तो जियो भी एक टेलीकॉम सर्विस देने वाला है, आप लोगों को मालूम होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग, चलो मैं आपको पहले आर्टिकल क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम ऑक्शंस क्या होते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़, हाँ अब देखो क्या होता है। एक टावर है, मान लो आप हो यहाँ पर, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपको फ़ोन लगाना है 2000 किलोमीटर दूर अपने दोस्त को, ठीक है। क्या करोगे, फ़ोन निकाला भाई, फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन कैसे लगेगा, जो आपके पास आपके एरिया में आसपास जो टावर होगा उससे थ्रू लगेगा। टावर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेटवर्क नहीं आएंगे। अब ये टावर क्या करता है, टावर एयर वेव्स प्रोड्यूस करता है, एयर वेव देता है, ठीक है। एयर वेव आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो एयर वेव्स होती हैं ये। अब ये एयर वेव्स होंगी, और जो आपका दोस्त है जिसको कॉल कर रहे हो वहाँ पर भी एक टावर होगा, उसके पास भी एयर वेव होंगी, तभी तो उसके पास कॉल लगेगा। तो जो एयर वेव है, ये एयर वेव से एयर वेव कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो आप फ़ोन कर रहे हो तभी तो जाकर यहाँ पे फ़ोन लग रहा है। तो जो ये एयर वेव हैं, ये जो एयर वेव हैं ये सरकार की होती हैं। अब सरकार इनको बेचती है, सरकार इनकी नीलामी करती है, तो इसके लिए बोली लगाई जाती है। तो जियो जैसी कंपनी हो गई, एयरटेल हो गया, यही तो खरीदेंगी, और कौन खरीदेगा, ठीक है। तो जो जियो है उसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है इसके लिए, तो वही यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑक्शन का है मतलब है कि जो वायरलेस टेलीफोन्स हो गए, जो इसमें क्या होता है, सिग्नल की ज़रूरत होती है, इसमें कनेक्ट करने के लिए सिग्नल की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर वेव, और इसके लिए काफ़ी तगड़ी फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जो सरकार है, सरकार की होता है ये सारे पब्लिक चीज़ें, जो भी एसेट है ये सरकार की होती है, तो एयर वेव भी सरकार की होती है। तो सरकार क्या करता है, अपनी जो एसेट है वो बेचता है, तो उसी तरीके से एयर वेव को भी बेचता है। अब ये एयर वेव को ऑक्शन में बेची जाती है, ठीक है, एक इसकी नीलामी करी जाती है, बोली लगाई जाती है, तो लोग जो है बोली लगाते हैं कि हाँ भाई इतनी खरीदनी है, तो ऑब्वियसली बात है टेलीकॉम सर्विसेज ही बोली लगाएंगे। तो जियो ने सबसे ज़्यादा खरीदा है, फिर उसके बाद एयरटेल आ गया, फिर उसके बाद वोडाफोन ने, ठीक है। तो ये था स्पेक्ट्रम ऑक्शन। आई होप आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो ये एयर वेव है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ओके। और अगर हम बात करें क्या इनकी ज़िंदगी भर के लिए जियो ने हमेशा के लिए खरीद लिया, तो ऐसा नहीं है। इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, वैलिडिटी लगभग 20 साल की होती है, 20 साल के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, ओके। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है स्वच्छ सारथी फेलोशिप के बारे में, वेस्ट टू वेल्थ मिशन। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये एक मिशन है जिसमें क्या होगा, हम लोग जो वेस्ट है, जो कूड़ा करकट है, उससे हम लोग पैसा बना सकते हैं, उसको वापस से रिसाइकिल करके वापस से रीयूजेबल बनाकर। अब ये जो फेलोशिप है, ये बेसिकली यहाँ पर एक आप कह सकते हो फेलोशिप चलाई जा रही है, जिसके अंदर लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, स्कूल के जो बच्चे हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक वो अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च स्टूडेंट्स, ये सब लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी अप्लाई कर सकता है, म्यूनिसिपल, सैनिटरी वर्कर्स, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन से होते हैं, जो कि एक दूसरे की खुद की हेल्प करते रहते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ग्रुप होता है, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। अब इसको मैं अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 19 मार्च 2021। इसमें क्या होगा, पहले आपको ये देख लेते हैं। द हिंदू में ये आर्टिकल आया है, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हम लोग। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि वेस्ट टू वेल्थ मिशन, ये स्वच्छ सारथी फेलोशिप को लॉन्च करा गया है। इसके अंदर आप लोग फेलोशिप कर सकते हो, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ओके। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, पार्टिसिपेशन करने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया। अलग अलग कैटेगरीज में जो अवार्ड्स दिए जाएंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। कैटेगरी 1 के अंदर कौन कौन है, स्कूल स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 to 12। उसके बाद कैटेगरी बी के अंदर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। कैटेगरी सी के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, म्यूनिसिपली और सैनिटरी वर्कर्स है। सैनिटरी वर्कर जो हमारे सफाई वाले कर्मचारी हैं, वो सब आते हैं कैटेगरी सी के अंदर। ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप के लिए। अब इसमें मिलकर ये लोग क्या करेंगे, जो भी कूड़ा करकट होगा उसका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, यानी उससे पैसा जनरेट करने की कोशिश करेंगे, उसको वापस से रिसाइकिल करा जाएगा। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, मान लो एक प्रोडक्ट है, ये खराब हो, मान लो ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा आज, इसको मैंने यूज़ कर लिया खूब, अब यूज़ करके फेंक दिया। अब ये क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को उठाएंगे, उसको वापस से क्या करेंगे, इसको रिसाइकिल करेंगे, इसको तोड़ फोड़ के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलेंगी उसका काम करेंगे और बाकी चीज़ें को रिसाइकिल कर दिया जाएगा। तो वापस से ये इसको हम रीयूजेबल बना देंगे। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वेस्ट टू वेल्थ मिशन, ये एक वन ऑफ द 9 नेशनल मिशन है। किसका, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल का एक नवा मिशन है। आप कह सकते हो 9 मिशन में से एक बहुत ही बेहतरीन मिशन है। इस मिशन का मेन मकसद यह है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको बढ़ाया जाएगा। स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट है
उनके अंदर बढ़ावा दिया जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, हम लोग अगर जो भी कूड़ा करकट है उससे पैसा जनरेट करेंगे और एक तरफ से कूड़ा खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ से हमारे पास पैसा आ रहा है, तो इससे तो फायदा है ही ना। उसके बाद अगर हम बात करें ई वेस्ट के बारे में, तो बेसिकली बात करी जा रही है ई वेस्ट के बारे में। तो जो आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली ने एक तरीका निकाला है कि जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उससे हम लोग पैसा जनरेट कर सकते हैं, वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं ई वेस्ट क्या होता है। ये सारा ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आपके फ़ोन्स ख़राब हो गए, कंप्यूटर ख़राब हो गया, मॉनिटर ख़राब हो गया, प्रिंटर, ऑडियो वीडियो, स्मॉल डिवाइसेस, ये चीज़ें जो भी ख़राब हो जाती हैं वो ई वेस्ट होता है। अब ये ई वेस्ट का हम लोग वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी लेकर आ चुके हैं हम लोग, ये आईआईटी वाले बंदे नई रिसर्च करके। जो ये ई वेस्ट है इसको तोड़ फोड़ कर, काट पीट कर क्या करा जाएगा, इसमें से लिक्विड और गैस का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और फिर वो जो गैस का है, जो भी लिक्विड और गैस है उसको अलग कर दिया जाएगा। अब अलग कर देंगे, जो भी मेटल होगा वो अलग हो जाएगा, लिक्विड गैस जो भी है वो अलग हो जाएगा। अब जो ये बचा कुचा सॉलिड मेटल है, सॉलिड जो भी बचा कुचा है, उसमें से 90 to 95% प्योर मेटल मिक्सचर होगा और कुछ कार्बोनेशियस मटेरियल होगा। अब ये जो कार्बोनेशियस मटेरियल है इसका हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इससे हम लोग एरोजेल बना सकते हैं। जैसे आपका कुछ भी समझ सकते हो। एरोजेल जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम जो भी जेल होता है, साबुन हो गया, ठीक है। जेल का बेसिकली मतलब कि ये है कि ऐसा जेल कि मान लो कहीं पे तेल गिर गया है, ऑयल मतलब कहीं पे तेल गिर गया है तो उसके निशान छूटते नहीं हैं, तो ये जेल इस्तेमाल करके हम उसको निशान छुटा सकते हैं। ठीक है, या फिर कहीं डाई लग गई है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं से हम लोग जो ख़राब चीज़ थी उससे हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया चीज़ में उसे बदल दिया है। ठीक है, इससे हम लोग पैसा भी बना सकते हैं। ओके, बैटरीज़ में हम लोग सुपर कैपेसिटर बैटरीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नाउ ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी सारी जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। क्योंकि हमारा बेसिकली मतलब मकसद क्या है, स्वच्छ भारत अभियान, चीज़ों को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ई वेस्ट को हटा रहे हैं, मतलब जो भी कूड़ा करकट है उसको ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो ये तो एक और अच्छी बात हो गई ना, सोने पे सुहागा वाली बात। ओके, तो ये थे कुछ आर्टिकल्स। आई होप आप लोगों को सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।